हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दसवीं डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। आज का जो वीडियो है, दिस वीडियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लीगल इशू, लॉ पॉइंट है, सोशल इशू, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू और इनफैक्ट ये हम सब लोगों के इमोशंस का भी मामला है। इस वीडियो की फर्स्ट स्लाइड में तुमको ऑन द लेफ्ट कॉर्नर एंड ऑन द राइट कॉर्नर, द अपर लेफ्ट एंड द अपर राइट कॉर्नर पर कुछ ऐसी परिचित फोटोग्राफ्स दिख रही होगी विच यू आर ऑल अवेयर ऑफ। कुछ यंग लाइफ्स हैव बीन लॉस्ट और उन यंग लाइफ्स को हम लोगों ने इसीलिए खो दिया दैट somehow some way justice has not been served। कुछ तो गड़बड़ था इन टर्म्स ऑफ मैट्रिमोनियल लॉस। किसी के ऊपर यह प्रॉब्लम आ गई थी कि उसको इतनी बड़ी एलिमनी देने का ऑर्डर हो रहा था, कुछ इसलिए हार गया या अपनी जिंदगी को से हताश हो गया क्योंकि वो लीगल प्रोसेस से हार गया। और ऑल ऑफ देम हैड वन कॉमन थिंग दैट दे ऑल सफर्ड फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड एज अ बैड मैरिज। मैंने यहां पर बैड वर्ड को रेड में इसलिए दिखाया क्योंकि मैं यहां पर हर मैरिज की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग ऑफ अ बैड मैरिज, अ मैरिज which has failed the faith, the trust that was supposed to be the very foundation of that entire relationship। आज मैं तुम्हें बताऊंगा how to save और rather क्या किया जा सकता है to save yourself from a bad marriage। So this is going to be a very interesting video, but इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, अनअकैडमी का एक बड़ा मेजर ऑफर आप लोगों के सामने है। सो दिस इज हमारा नया मोटो विच इज फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी विद इंडिया टॉप एजुकेटर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑफर है कि अगर आप 9 मंथ्स की पेमेंट करते हो तो आपको 9 मंथ्स, अनदर 9 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलता है। यानी कि आपकी टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन 18 महीने हो जाती है। 12 महीने का लोगो तो 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन, 18 महीने का लोगो तो 18 महीने का, विच इज एन अमेजिंग ऑफर। ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि आपको मेरा कोड यूज करना है SIDLIVE SIDLIVE। हजारों लाखों एस्पिरेंट्स ने इसको यूज किया है और अनअकैडमी का पार्ट बने हैं। आई थिंक इट विल गिव यू अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म, डोंट मिस दिस ऑफर, ग्रेट ऑफर। और अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते। सो ये है ब्रेकिंग न्यूज। अब कुछ लोग इस ब्रेकिंग न्यूज को एक मजाक के तौर पे ले सकते हैं, कुछ लोग इसके मीम बना रहे हैं, कुछ लोग इसको सिर्फ ट्विटर पर फॉलोअरशिप के लिए बढ़ा रहे हैं। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि इन फोटोग्राफ्स में एक दुख छुपा हुआ है, राइट? कि यंग लोग, 28 साल का राजकोट मैन डाइज बाय सुसाइड आफ्टर हैरेसमेंट। एक और टेकी है, ही इज लॉस्ट हिज लाइफ। कोई फाइटिंग फॉर मेंस राइट्स कर रहा है। ये हो क्या रहा है? सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इस पूरे सिचुएशन का रियल सब्सटेंस। नाउ मैं यहां पर टाइम पास करने वाला तो तुम्हें मालूम है कि आई एम अ वेरी सीरियस एजुकेटर। मैं अगर यूट्यूब पर हूं, चाहे स्पेशल क्लास में हूं, चाहे प्लस क्लासेस में हूं, आई मीन बिजनेस। मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं। व्हेन आई एम इन्फॉर्मिंग यू, आई एम इन्फॉर्मिंग यू। मैं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह सिर्फ बात को बढ़ाकर छोड़ देने वाला नहीं हूं। आई एम गोइंग टू टीच यू सर्टेन थिंग्स। मेक श्योर कि आप इसके नोट्स बनाओ और मेक श्योर ये वीडियो को आप उन सब लोगों के पास फैलाओ जिनको शायद इसकी जरूरत पड़ सकती है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। बट इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करता हूं, ओके, ये जो कहानी मैं बता रहा हूं या ये जो बात मैं बता रहा हूं, ये हर शादी की कहानी नहीं है, केवल बुरी शादी की कहानी है। बात समझने की कोशिश करो। हर शादी, हर मैरिज जरूरी नहीं है कि इस पूरे वातावरण से गुजरेगी, उसमें तूफान आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। सो इट इज अ मेजर डिस्क्लेमर। तो मैं पूरा इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को यहां पर नहीं डिस्कस कर रहा हूं। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि तुम केवल पॉजिटिव सोचो फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग्स, राइट? शादियां अच्छी भी होती है, इनफैक्ट बहुत मेजोरिटी ऑफ द शादियां अच्छी भी होती है। इट इज द वेरी बेसिस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी। शादियां अच्छी भी होती है जिसमें प्यार होता है, मोहब्बत होती है, विश्वास होता है, साथ होता है, एवरीथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तुम्हें शादी करने से नहीं मना कर रहा, ओके? तो जरूरी नहीं है कि जी ये सब न्यूज देखकर
तुम ना शादी को मना ही कर दो, यू कैन ट्राई योर लक। ऑब्वियसली हो सकता है कुछ उल्टा सीधा हो जाए, तो तुम्हें ये वीडियो भी पता होना चाहिए, यू शुड नो द लॉ। और अगर नहीं हो रहा है तो बल्ले बल्ले, राइट। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ओके। लेकिन क्या कर सकते हैं, वी हैव टू नो बोथ साइड्स। तो हमें नॉर्थ एंड साउथ दोनों पता होना चाहिए। इफ थिंग्स गो फाइन, हैव फन। इफ थिंग्स डोंट गो फाइन, मेक श्योर दैट यू नो द लॉ। तो मैं तुम्हें लॉ बता दूंगा और मैं तुम्हें यह भी बता दूंगा कि ये हैरेसमेंट क्यों हो रही है। तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि ये जो पहली स्लाइड में वीडियोस में दिखाया गया, उसमें वो जो हैरेसमेंट हो रही है, वो हैरेसमेंट क्यों हो रही है। लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट कंप्लीटली। सो सबसे पहले तुम्हें यह बात पता होना बड़ा जरूरी है कि ये जो लॉज बने हैं, चाहे वो डाउरी से रिलेटेड यानी कि दहेज से रिलेटेड हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हो, ये जितने भी लॉज बने, इसमें एक मेजर, प्लीज अंडरस्टैंड, इसको लिख लेना कहीं पर, इसमें एक मेजर रुझान है कि दीज आर विमेन सेंट्रिक लॉज। ये विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए है। अब तुम्हारे मन में आएगा कि सर ये अनइक्वल लॉज है। बिल्कुल सही बात है, ये अनइक्वल लॉज है, लेकिन ये अनइक्वल लॉज एक वजह से बने हुए। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान इस बात की इजाजत देता है कि इन लॉज को अनइक्वल बनाया जाए। अगर तुम आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखोगे तो उसमें दो पोर्शंस दिया हुआ है। उसमें एक पार्ट दिया हुआ है विच इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा दिया हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। रिमेंबर दो लाइन, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। मान के चलो दो लोग एक ही सिचुएशन में, सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज टू, वैसे दो अलग अलग मॉडल्स है बट अभी के लिए मान के चलो कि ये दोनों एक ही वस्तु है, तो हम क्या बोलेंगे, लाइक जो सेम है, एक्स इज इक्वल टू एक, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। यानी कि अगर दो लोग एक ही पोजीशन में हैं, एक ही समान सिचुएशन में, तो लॉ को दोनों पर बराबर एकदम सेम अप्लाई किया जाना चाहिए। सो अगर दो एडल्ट्स है और दोनों सपोज मेल्स ही है फॉर एग्जांपल, और सब लोग का, उनका बुद्धि, उनका दिमाग, उनका शरीर, सब कुछ एक जैसा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि एक पर लॉ ज्यादा पनिशमेंट देगा, दूसरे को कम देगा। कंसिडरिंग ऑल थिंग्स इक्वल, हम मान के चलेंगे लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। लेकिन इसी का जो नेक्स्ट करोलरी है, जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, उसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, उसमें इंटेलिजिबली डिफरेंशिएट किया जा सकता है। उसमें क्या बोला है कि अगर वो अनलाइक है, मैंने क्या बोला, अगर वो अनलाइक है, वो अलग अलग है, तो लॉ इक्वली अप्लाई नहीं हो सकता। आई गिव यू अ कंप्लीटली अमेजिंग एग्जांपल, तुम्हें याद रहेगा। तो अगर एक 5 साल के बच्चे ने या 7 साल के बच्चे ने एक गन उठाई, राइट, उसको लगा उसके पापा की एक गन पड़ी हुई है, उसको लगा वो टॉय है, उसको तो बेचारा खेल रहा था, वो ऐसे जाते जाते खेला, गली में चला गया, एक सामने आदमी था, उसको टॉय समझ के उसने बटन ट्रिगर दबा दिया, बंद आ गया। तो क्या तुम उस बच्चे के ऊपर वही कानून लगाओगे जो कि एक एडल्ट पे फॉर द चार्जेस ऑफ मर्डर लगेगा? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये एब्सर्ड एग्जाम्पल, कभी कभी जब भी आप किसी को एग्जाम्पल देते हो ना, तो एब्सर्ड एग्जाम्पल दिया करो, अजीबो गरीब एग्जाम्पल दिया करो, तो एकदम क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। तो तुम समझ सकते हो कि सर ये बच्चा तो है, छोटा सा अबोध बालक, इसको क्या नादान को मालूम था कि वो जो ट्रिगर दबाया सामने वाले का ढप्पा हो जाने वाला है। सो वो तो सर अनजाने में किया हुआ है, लेकिन यही एक एडल्ट ने सोच समझ के किया, तो हम उसे बोलेंगे भाई इसकी नीयत खराब थी, मेंस रिया था, द गिल्टी माइंड था, इसको फांसी पे चढ़ा दो। वही रूल लगता है इन टर्म्स ऑफ विमेन, वही रूल लगता है इन टर्म्स ऑफ जुवेनाइल्स, वही रूल लगता है इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन, वही रूल लगता है इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल कैस्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इन कम्युनिटीज को, उसी तरह से इन जेंडर्स को, इस एज ग्रुप को, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे क्लासिफाई कर रहे हो, इनको एक ऐसी डिसएडवांटेज सिचुएशन में लेजिस्लेचर ने देखा कि इनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो विमेन को, हमारे देश में महिलाओं को फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम डिस्क्रिमिनेट किया गया, धीरे धीरे उनका बार बार उनका प्रताड़न किया गया,
उनके साथ बुराई की गई, उनके साथ क्रूअल्टी की गई, उनको सती के नाम से जला दिया गया, उनको दहेज के नाम पर उनको उत्पीड़न किया गया, तो उनके लिए स्पेशल लॉज बनाना एकदम एक्चुअली एक्सेप्टेबल है। सो आर्टिकल 14 में कॉन्स्टिट्यूशन के एब्सोल्युटली करेक्टली प्लेस्ड है ये सारे के सारे लॉज। आई होप मैं तुमको समझा पा रहा हूं। जैसे बच्चों के लिए स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं, जुवेनाइल्स के लिए स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए तुम्हें मालूम है एक SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989 है, तो ये अलाउड है इन द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये लॉज बन गए। अब ये लॉज किस लिए बने थे? ये लॉज बने थे उन सब के लिए जिनके साथ बुराई हो रही है, जो कमजोर है, जिनको उत्पीड़न किया जाता है, जिनको दहेज के नाम पे जला दिया जाता है, जिनको घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। अब हुआ क्या कि लॉ तो बन गया, कानून बन गया, 80% लॉ फेवर में आ गया विमेन के, जरूरी भी था, जस्टिस है, न्याय है। लेकिन फिर धीरे धीरे होने ये लग गया कि ना सिर्फ वो जो कि इसका यूज करते थे या जिनका यूज करना बनता था, जायज था, वो तो करने लग गए, लेकिन उतने ही स्पीड पे बढ़ने लग गए वो जो कि इसका मिसयूज करना जानते थे। सो अब मैं तुम्हें थोड़े बहुत लॉस बताऊंगा और तुम्हें समझ में आने लग गया कि ये एक चलता फिरता जैकपॉट है फॉर एनी वुमेन जो कि एक रॉन्ग मैरिज में उसका फायदा उठाना चाहती है। सो मैं अगर एक आदमी गलत है और उसके ऊपर यह लॉ लगा है, एकदम 100% अग्रीड, लेकिन एक आदमी सही है लेकिन उसके ऊपर यह लॉ गलत से लगाया जाए, उसका जीवन नर्क हो सकता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल तुम्हारे सामने है सेक्शन 85 एंड सेक्शन 86 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। ये जो नया लॉ बना है भारतीय न्याय संहिता BNS, और यही जमाना में पहले जमाने में सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड IPC भारतीय दंड संहिता। मुझे नहीं लगता शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जिसको यह ना पता हो कि 498A क्या है। ये बड़ा फेमस है विद रिलेशनशिप टू अ वर्ड कॉल्ड क्रूएल्टी। तो इसमें क्रूएल्टी बताया गया है। आमतौर पे जो क्रूएल्टी का अंडरस्टैंडिंग किया गया वो किया गया इन टर्म्स ऑफ डाउरी। ओके, कि जो क्रूएल्टी की जा रही है और वो क्रूरता जो की जा रही है वो डाउरी यानी कि दहेज के नाम पे की जा रही है। अब तुम्हारे ऊपर एक, अगर तुमने गलत किया है तो 100% तुम पर ये 498A लगना चाहिए, और 498 के अंतर्गत तुम्हें पनिशेबल ऑफेंस भी है, और ना सिर्फ तुम भी, तुम्हारे माता पिता भी जाने चाहिए जेल में। लेकिन क्या कर सकते हो अगर ये तुम पर झूठा लगा दिया जाए? तो हो गया सर, कोई टेंशन ही नहीं है सर। क्यों? एक बार सेक्शन 85 ध्यान से पढ़ लो, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। ध्यान से पढ़ो, ये लॉ तुम्हें सबको पता होना चाहिए, ये पूरे देश में फैलाना ये वाला लॉ, ये वीडियो सबको पता होना चाहिए। हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड यानी कि पति और पति के जितने भी रिश्तेदार है, कोई भी हो सकता है, माता पिता, अंकल आंटी, फूफा जी, मासी जी, सब, कोई भी, ऑफ अ वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएल्टी। जो भी हस्बैंड या ये होंगे जो इस वुमेन को क्रूएल्टी से ट्रीट करेंगे, उसको 3 साल की सजा भी मिल जाएगी और होने को फाइन भी यानी कि जुर्माना भी मिलेगा। आमतौर पे ये क्रूएल्टी के डेफिनेशन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के साथ साथ इसमें भी आमतौर पे क्रूएल्टी के डेफिनेशन में डाउरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जी हमको क्रूएल्टी इसलिए की जा रही है बिकॉज दहेज दिया जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली वन, और भी तरीके हैं क्रूएल्टी करने के, लेकिन ये ज्यादातर फोकस है। लेकिन तुम्हारे मन में एक किसी के विचार आएगा, सर कैसी कैसी बातें करो, हद होगी, नो प्रॉब्लम। ओके, हमने तो दहेज लिया ही नहीं। क्या बात कर रहे हो सर, हमने तो दहेज लिया ही नहीं सर। द प्रॉब्लम हियर इज कि लॉ आपको इतने आराम से इसमें निकल जाने नहीं देगा। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल लॉ पढ़ा रहा हूं। तुम्हारे ये कहने से कि मैंने दहेज नहीं लिया, लेकिन उन्होंने, सर उन्होंने कौन? बैड मैरिज की लेडी ने यह बात बोल दिया कि दहेज दिया है, तो भाई दहेज दिया है। क्या? यस, इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू डिसप्रूव कि तुमने दहेज नहीं लिया। ओके, क्योंकि दहेज लेने के लिए कोई एफिडेविट नहीं साइन किया होगा, जी मैं तो दहेज ले रहा हूं, कोई इनवॉइस तो बना नहीं होगा,
तो उन्होंने बोला ससुराल की तरफ से ये आ गया, मतलब लड़के के ससुराल की तरफ से, या फिर उन्होंने भी बोल दिया कि जी दहेज दिया गया था, तो फिर इन मोस्ट केसेस इट विल बी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर यू टू से कि हमने दहेज लिया ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें तो बैकग्राउंड में होती है एंड द ओनर्स ऑफ प्रूफ लाइस ऑन यू। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है कि तुम इसको डिस्प्रूव करो। कैसा करोगे ये भगवान जाने, बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल अनटिल अनलेस तुम ये साबित कर लो कि सामने वाले के इतने माली हालात थे ही नहीं कि वो 1 रुपया भी दे सकता था, कि जी इतने गरीब घर में मेरी शादी हुई कि सामने वाला मेरे को दे ही नहीं सकता था, मैं तो राजा था, ओके, सामने वाले के पास पैसा ही नहीं था। ये करना करीब करीब नामुमकिन होती है, बिकॉज आमतौर पे इतने बुरे हालात में शादी होती नहीं है कि एक राजा है और दूसरे के पास 1 रुपया भी ना हो। तुमने कई बार शादी के वीडियोस या सीडीज जो बनते हैं उसमें देखे होगे, पहले पहले सीन में दिखा दिया जाता है, वो जो कैमरामैन होता है ना वो घूम रहा होता है, जहां जहां पर गिफ्ट्स दिए जा रहे होते हैं उसके ऊपर फोकस डाला जाता है। दिस इज प्रूफ इनफ कि आपने दहेज लिया हुआ है या, और उसमें आप बड़े मुसीबत में फंसोगे। सो आप इस केस में से निकलना बहुत कम चांस है। सो लेट्स अज्यूम, चलो यार इससे बच भी गए, नेवर माइंड, लेट्स लुक एट अनदर वन। अब एक और सॉलिड लॉ तुम्हारे खिलाफ भागते हुए आएगा। कौन सा लॉ है? इसका नाम है सेक्शन 316 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, और यह पहले हुआ करता था सेक्शन 406 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो दफा 316 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, और पहले यह होता था 406 ऑफ इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता का ये लॉ। सर ये क्या है? इसको बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि तुमने किसी के विश्वास को तोड़ दिया। उसको समझने से पहले कि सर इसमें विश्वास कहां से आ गया, वो भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक वर्ड बताता हूं, और इस वर्ड को टेक्निकली समझना बड़ा जरूरी है। इस वर्ड को बोलते हैं स्त्रीधन। ये टेक्निकली करेक्ट वर्ड है। लॉ में स्त्रीधन क्या होता है? स्त्रीधन इज द सम टोटल स्त्री को जो कुछ भी गिफ्ट मिला, चाहे वो उनके मायके से मिला, चाहे वो उनके पति के घर से यानी कि उनके ससुराल से मिला, जो भी शादी के दौरान, खासकर शादी के आसपास या शादी से रिलेटेड गिफ्ट्स के फॉर्म में मिलता है, उसको स्त्रीधन बोलते हैं। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है, जो ज्यादातर लोगों को गलतफहमी है, वो ये लगता है कि स्त्रीधन का मतलब गिफ्ट है, तो गिफ्ट तो यार किसी को भी दिया जा सकता है। नो, स्त्रीधन एक कंप्लीट मालिकाना हक है ऑफ द दुल्हन, ऑफ द ब्राइड। उनका मालिकाना हक है। शी कैन डू एनीथिंग विद इट। वो स्त्रीधन उनका है, उनके पिता का भी नहीं है और उनके पति का भी नहीं है, ये किसी का नहीं है, ये उनका है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो स्त्रीधन बड़ा मैटर करता है। अब स्त्रीधन में जेवर हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज हो सकती है, कैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। अब इसमें क्या प्रॉब्लम? अब जो स्त्रीधन है उसमें मान के चलो 10 लाख रुपए का सामान है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो अब वो जो स्त्रीधन है उसके मालिक या मालकिन ये हैं। अब इन्होंने उठाकर ये सारा स्त्रीधन अपने पास रखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्त्रीधन में दिया क्या क्या गया है। हां, स्त्रीधन में दिया क्या क्या गया है, क्योंकि जब तुम गिफ्ट दे रहे होते हो तो एफिडेविट पे थोड़ा ना, हलफनामे थोड़ा ना लिखवाते हो कि जी मैंने तो ये ही दिया था, राइट। जो उन्होंने कहा वो उनका स्त्रीधन हो सकता है। तो वो ये बोल सकते हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि जी उनको तो एक हार सोने का दिया गया था, लेकिन अगर वो बोले कि नहीं नहीं वो जो पास में पड़ा हुआ सोने का हार है वो भी स्त्रीधन है, तो लॉ इसको अज्यूम करेगा कि ये उसका स्त्रीधन है। अब ये हो जाएगी प्रॉब्लम। अब जो स्त्रीधन है आमतौर पे होता कैसा था, आमतौर पे जो महिला शादी करके जाती थी वो सेफ कीपिंग के लिए उसको उठाकर अपनी सासू मां को या अपने ससुर जी को, घर के बुजुर्गों को दे देती थी। सो दिस इज हाउ थिंग्स यूज्ड टू वर्क। अब एज्यूम ये किया जाए कि अगर थिंग्स गो बैड तो जी मेरा सारा स्त्रीधन मुझे वापस दिया जाए। करेक्ट। तो बिल्कुल, क्योंकि मालकिन तो वो है, तो वो बोलेंगे जी जो आपने मेरे को स्त्रीधन मैंने आपको रखने के लिए दिया था वो मुझे दे दो। लेकिन अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम पर चार्ज लगाऊंगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। तुमने मुझे धोखा दिया।
दे देंगे ना सर, क्या कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। तो जो भोले सजन है वो बोल रहे हैं कि सर स्त्री धन तो हमने उनको वापस कर दिया है। ओके, जो उन्होंने सासू मां को दिया था, जो ससुर जी को दिया था, या जो उन्होंने पति देव को बोला था कि लॉकर में रख दो, वो तो हमने उनको वापस दे दिया है। वो तो, या फिर उन्होंने दिया ही नहीं, वो तो हमेशा से उनके पास ही था। उन्होंने बोला जी मेरे पास ही लॉकर पड़ा है। बेटा ये तो तुम कह रहे हो ना, अगर उन्होंने कहा है कि स्त्री धन तुम्हारे पास है तो भाई तुम्हारे पास है। व्हाट? यस, लॉ तो यही अज्यूम करेगा ना कि स्त्री धन जो उनका था उनको कभी वापस मिला ही नहीं, यानी कि वो सासू मां ने, ससुर जी ने या पति देव ने रख लिया, और तुमने उनका जो मालिकाना हक वाला स्त्री धन है वो तुमने हड़प लिया। तो ये हो गया सर 406। 406 मतलब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ना सिर्फ तुमने डाउरी लिया, ना सिर्फ तुमने दहेज मांगा, ना सिर्फ तुमने क्रूएल्टी की, तुमने उस बेचारी का स्त्री धन भी अपने पास हड़प के रख लिया है। बैड, वेरी बैड, तुमको सजा मिलेगी। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इसे डिस्प्रूव करोगे, तो इन योर ओन कॉमन सेंस, यू डोंट इवन नीड टू बी अ क्रिमिनल लॉयर लाइक आई एम, तुम अपना कॉमन सेंस यूज करो और सोचो कि इसको कैसे डिस्प्रूव करोगे कि वो स्त्री धन किसके पास पड़ा है। वो तुम कैसे साबित करोगे? कैमरा में तो दिया नहीं होगा, हलफनामे तो साइन करवाए नहीं होंगे, पूरे मोहल्ले को तो खड़ा किया नहीं होगा, ये तो पर्सनल मैटर्स है। सो हाउ वुड यू नो? नंबर वन, तुम ये नहीं बता सकते कि स्त्री धन का डेफिनेशन क्या है, कि क्या क्या स्त्री धन है। हो सकता है जो तुम्हारे को कपड़े है, जो तुम्हारे पास जेवर पड़े हुए हैं, या जो सासू मां के जेवर है, वो भी स्त्री धन ही मान लिए जाए। सो यू आर इन वेरी मैसिव ट्रबल। अगेन मैं फिर बोल रहा हूं, अच्छी महिला के लिए, अच्छी शादी के लिए लॉ बड़ा जरूरी है। बिकॉज उल्टा भी बड़ा कॉमनली हो सकता है कि सारा का सारा स्त्री धन या सारे के सारे गिफ्ट्स को एक खतरनाक सासू मां ने खींच के अपने पास रख लिया, नहीं दिया उस बेचारी को, तो ठीक है। बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द सेम लॉ कैन बी एब्सोल्युटली ओवरटर्न हेड ओवर हील्स एंड यू आर इन ट्रबल। सो द एंटायर सिचुएशन कैन गो रॉन्ग। मैं तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिकल लॉ पढ़ा रहा हूं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एलिमनी। एलिमनी वैसे दो तरह की होती है। एलिमनी यानी कि जो मेंटेनेंस होती है वो दो तरह की होती है। एक तब होती है जब आपका डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही हो, और एक होती है परमानेंट एलिमनी, जो कि बाद में होती है जब शादी खत्म हो गया, रिश्ता टूट गया, डिवोर्स हो गया, तो लास्ट मेंटेनेंस जो दिया जाता है वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है, वाइफ डिमांड्स 40 lakhs एलिमनी आफ्टर स्टेइंग ओनली 1 month विद हस्बैंड। तो ये मैंने ऐसे उठाया इधर उधर से न्यूज आइटम्स जो सोशल मीडिया में आ रहे थे, और इससे भी ज्यादा मैंने अनोखे देखे हुए इन माय ओन प्रैक्टिस, प्रोफेशनल प्रैक्टिस में। तो मैंने देखा है, तो जी 1 महीने की शादी हुई, 40 लाख रुपए की एलिमनी दे दो। दूसरा तो जो और खतरनाक है, उसमें लिखा है कि 6 lakhs a month एलिमनी दे दो। इनफैक्ट जज साहिबा भी परेशान हो गई कि ये कैसा एलिमनी है, 6 लाख रुपए महीना, राइट, 6 लाख रुपए महीना दे दो। सो ये भी एलिमनी है। अब ये इसमें एक और प्रॉब्लम है। अब एलिमनी का मतलब होता है मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस भी बड़ी जरूरी है। जी तुमने शादी करी, अब शादी करी, अब तुम डिवोर्स दे रहे हो, तो अब उनका भी तो हक बनता है, ओके, कि उनको भी तो वैसा ही स्टेटस ऑफ लाइफ मिले जो उन्होंने जिसमें देखकर शादी करी। ये थोड़ा ना तुमने शादी करी, उसके बाद तुमने छोड़ दिया, फिर तुमने उसको सड़क पे छोड़ दिया। नॉट अलाउड, एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। तो इन द हैंड्स ऑफ अ गुड लेडी ये लॉ बड़ा जरूरी है। ये सोशल जस्टिस है, ये मेंटेनेंस है, ये न्याय है। लेकिन इन द हैंड्स ऑफ अ बैड मैरिज दिस कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि कुछ भी एलिमनी माना जा सकता है। वो कुछ भी बोल सकते हैं कि जी करोड़ों रुपए दे दो और बार बार दो। दिस इज सर्टेनली अ वेरी डेंजरस पार्ट। तो जो भोले भाले लोग हैं वो ये बात बोलेंगे कि इतना तो मेरे पास पैसा ही नहीं है, राइट, और लोग ना और समझदारी करने लग जाते हैं। तो जो होते हैं ना, जो गूगल से पढ़ के लॉ पढ़ने लग जाते हैं, वो और समझदारी करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे लॉ केस चालू होता है ना, वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज या तो बेच देते हैं या अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट कर देते। भाई इतने आराम से बचना होता तो फिर क्या चाहिए था। तो वो बेचारे बोले पर इतना तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। बट हु केयर्स, उन्होंने कहा है देना है तो देना है, नहीं दोगे तो कोर्ट से ऑर्डर आएगा, और कोर्ट से ऑर्डर पे अगर तुम नहीं मानोगे तो इट हैज मेनी खतरनाक प्यूनिटिव प्रोविजंस ऑल द वे टिल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड इवन अरेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि तुम बच जाने वाले हो। तो बहुत खतरनाक एलिमनी मांगी जा सकती है।
राइट एंड इसमें कोर्ट को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। इनफैक्ट अभी अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है, लेकिन हाउ मेनी ऑफ दीज गाइडलाइंस अभी तक फॉलो हुई है या नहीं हुई है वो तो वक्त आके बताएगा। अभी तक तो ये एक प्रॉपर लीगल टेररिज्म है, कुछ भी एलिमनी मांगी जा सकती है एंड यू कैन बी एब्सोल्युटली डाउन एंड आउट और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कहां से हो। तो लोगों को ऐसे ऐसे ट्रेजेडी भी होता है, कहीं से भी दो। तो ये देखो एक आया था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है कि मैन ब्रिंग्स 80,000 इन कॉइन्स टू कोयंबटूर फैमिली कोर्ट टू पे एज इंटरिम एलिमनी। इंटरिम एलिमनी वो होता है जो कि कोर्ट केस के दौरान देने पड़ती है। तो जी ये भी हालत होता है, आदमी ना परेशान हो जाए कि यार 80,000 हो सकता है इस टाइम पर उसकी उतनी अर्निंग हो भी ना, हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो कि उसकी खुद की नौकरी नहीं चल रही हो सकता है उसके घर में जरूरत हो, लेकिन हु केयर्स, ये एक लीगल प्रोसेस है, तुम्हें देना पड़ेगा। तो अपने आप में दिस कैन कॉज अ वेरी मैसिव हैरेसमेंट। अगर एक वेल मीनिंग हस्बैंड है, तो अगर एक मजबूर हस्बैंड है तो वो बेचारा फंस गया, और उसी साइड पे अगर दूसरी साइड पर वो जो है वो बहुत डेंजरस निकली तो फिर और बड़ी मुसीबत हो सकती है। और वही चीज जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो उल्टा हो सकता है। तो हमारे लॉ में डाउरी को कुछ हद तक फिर भी हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये जो एलिमनी नाम की उल्टी तलवार चल रही है ना, इसके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा और ना किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लॉ यहां पर मेन के फेवर में थोड़ा है। ये मैंने कार्टून लिया है एंड आई गिव क्रेडिट टू जेंटलमैन कॉल्ड रेमिक्स कॉमिक्स, ओके, सो क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। सो ये अच्छा है कि यार डाउरी के लिए बचा रहे हो, लेकिन जहां पर उल्टा इसका यूज किया जाए इन द नेम ऑफ एलिमनी मेंटेनेंस, उसके बारे में आप क्या करोगे? नथिंग, एज ऑफ नाउ नथिंग। सो सवाल यहां पर यह है कि क्या विमेन सेंट्रिक लॉस रिक्वायर्ड है? 101% यस, 101% यस। लेकिन क्या अब्यूज ऑफ लॉस, क्या उन्हीं लॉस का मिसयूज एक्सेप्टेबल है? आंसर इज 101% नो। लेकिन ये हो रहा है, यस। जस्टिस इधर हो तो भी एक्सेप्टेबल है, जस्टिस उधर हो तो भी एक्सेप्टेबल है। उसी तरह से इनजस्टिस चाहे विमेन के तरफ हो या इनजस्टिस मेन के तरफ हो, ये दोनों ही केस में अनएक्सेप्टेबल है। तो जहां एक हाथ पे हमें यह दिख रहा है कि हां यार विमेन सेंट्रिक लॉस की आवश्यकता है, उतना ही जरूरी है कि हमें यह भी पता चले कि इस लॉ का मिसयूज हो रहा है। लेकिन प्रोविजन प्रॉब्लम यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत बार ऑब्जर्व कर चुका है, पॉइंट आउट। तो ये मैंने लाइव लॉ से एक शॉर्ट निकाला, इसको देखते हैं। Women need to realize that beneficial laws are not meant to threaten, domineer or extort from their husbands. ये beneficial laws है, ये सोशल जस्टिस के लिए बनाए गए थे, न्याय के लिए लॉज है, और ये आर्टिकल 14 से एब्सोल्युटली सिंक करते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो ऑब्जर्विंग दिस कि इन लॉज का भयंकर रूप से मिसयूज हो रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट की जब ऑब्जर्वेशन आ रही है कि आप ये क्या कर रहे हो, इन लॉज का एब्सोल्युटली टेरर बन गया है, इतना घबराहट होने लग गई है कि यार कोई भी बंदा वेल मीनिंग पर्सन वो निकल ही नहीं पाएगा इस वाले सारे के सारे चक्रव्यूह में से। सो ऑन द वन हैंड इट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन तुम्हारे मन में फिर बहुत बार ख्याल आते हैं कि सर जब ऐसा लॉ मिसयूज हो रहा है लॉ हटा दो। नहीं, यू कैंट रिमूव सच अ लॉ बिकॉज सिचुएशन बड़ी डेंजरस है। आज तक जिस पर्पस के लिए ये लॉज बने थे ना, वो पर्पस आज भी प्रैक्टिकली अनटच्ड ही रहा, कुछ नहीं बदला है। मतलब इफ यू लुक एट दिस पार्ट, 58% ऑफ फीमेल होमिसाइड्स आर डाउरी डेथ्स। ये यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट बोल रहे कि अलार्मिंग यूनाइटेड नेशन स्टडी रिवील्ड दैट डाउरी डेथ्स अकाउंट फॉर मोर देन 58% फीमेल होमिसाइड। यानी कि इंडिया में आधे से ज्यादा महिलाएं जो मारी जाती हैं अननेचुरल डेथ्स, यानी कि मर्डर के फॉर्म में वायलेंट डेथ हो रहा है, वो एक्चुअली आज भी डाउरी डेथ्स है, आज भी दहेज के लिए। Recent suicide of a young PG doctor after a fiance also PG doctor demanded a huge dowry. यार पढ़े लिखों में भी यही है, अनपढ़ों में भी यही है, अमीरों में भी यही है, गरीबों में भी यही है। ये क्या हो रहा है? तो आई एम नाउ इन अ वेरी डायलामिक काइंड ऑफ अ सिचुएशन। मैं दोनों तरह से फंस गया हूं, मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं। आई एम इन अ डायलेमा। इस लॉ को रखूं तो मुसीबत, लॉ को ना रखूं तो मुसीबत।
लॉ को रखूं तो उसको मिसयूज करने वाले भागते हुए आते हैं, और लॉ को ना रखूं तो वो बेचारी जो नारियां जिनके साथ बुरा हो रहा है, जिनको आज भी दहेज के नाम पे मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनको कौन बचाएगा? हमारे लॉ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड आई वुड आस्क यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पैराग्राफ फॉर अ वाइल। तुम थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो तो इसमें दिखेगा, नियरली बिकॉज पावर में समटाइम्स बी मिसयूज, it is no ground for denying the existence of power. In other words, the possibility of abuse of a provision by authority, the legislation may not be held arbitrary or discriminatory and in violation of Article 14. ये सुप्रीम कोर्ट की खुद की ऑब्जर्वेशन है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक लॉ है और वो लॉ अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक है, संविधान के अनुरूप है, बाकी सब ठीक है, लेकिन उस लॉ को मिसयूज किया जा रहा है, तो जस्ट बिकॉज उस लॉ को मिसयूज किया जा रहा है डज नॉट मीन कि वो लॉ गलत है, कि वो कानून गलत है। तो मिसयूज करने वाले गलत है। लॉ की तो अपनी जगह है, लॉ की तो अपनी इंपॉर्टेंस है। द प्रॉब्लम दैट लाइज इज कि उसको मिसयूज करने वाले और उस सिस्टम की गलती है जो उसको मिसयूज होने दे रहे हैं। इट डज नॉट मीन दैट दैट लॉ इज रॉन्ग, इट डज नॉट मीन कि उस लॉ को धक्का मार दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा, सर्टनली नॉट। तो इस बेसिस पे अगर ऐसा हो, ऐसा कौन सा लॉ है इंडिया में या फॉर दैट मैटर पूरी दुनिया में जिसको मिसयूज नहीं किया जा रहा? हर लॉ को मिसयूज किया जाए, चाहे आप लैंड, प्रॉपर्टी, कोई मर्जी लॉ को देखोगे उसको मिसयूज किया जाता है। सो वो सारे के सारे लॉज तो मिसयूज किए जाते हैं, तो क्या आप सब सारे लॉज को इलीगल बोल दोगे, आर्बिट्ररी बोलोगे, उसको हटा दोगे? सर्टनली नॉट। एंड व्हेन इट इज नॉट, देन दिस लॉ आल्सो स्टैंड्स इन द सेम फुटिंग। We will not be able to remove such a law. हमें उसको सिर्फ ये देखना है कि उसको मिसयूज ना किया जाए। क्योर द इविल और रिमूव द इविल डूअर। तो ये जो सिस्टम में गड़बड़ आई है, जो चाहे पुलिस की तरफ हो, चाहे वकीलों की तरफ भी क्यों ना हो, चाहे वो जो उन्होंने जिनके दिमाग में ये ख्याल आ गया कि जी मैरिज के नाम पे हम पैसे एक्सटॉर्ट कर सकते हैं, उनको ठीक करने का समय आया हुआ है। सिस्टम को वहां से इंप्रूव करना पड़ेगा। बट ये किया कैसे जा सकता है? आई डोंट थिंक सो। मेरे पास इसका जवाब नहीं है। आई एम श्योर तुम लोग यंग यंगस्टर्स हो, तुम देश का भविष्य हो, तुम्हारे पास जरूर कोई ना कोई आइडिया होगा। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? थोड़े से सोल्यूशन डालो यार। तुमने प्रॉब्लम तो मैंने तुम्हें दो साइड के सुना ली, मैंने तुम्हें लीगल पॉइंट भी समझा दिया, सोशियोलॉजी भी समझा दी, मैंने तुमको एथिक्स भी समझा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन भी समझा दिया। तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है क्या? तुम्हारे पास कोई इलाज है? अगर है तो कमेंट भी लो, क्योंकि मैं ये भी नहीं बोल सकता कि इन लॉ को हटा दिया जाए, उसमें तो हमारी जो नारियां हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये लॉ को ना हटाया जाए या उसको जैसा है वैसे ही चलते रहने दो, क्योंकि इसमें तो अब टेररिज्म टाइप का सिचुएशन हो गया बेचारों का। लोग मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, हैरेसमेंट हो रही है, और इसमें खतरनाक ये बात हो जाएगी कहीं इससे मैरिज नाम की इंस्टीट्यूशन ही ना बर्बाद हो जाए। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? I'd like to share some intelligent observation, right? देखते हैं तुम में से कितने लोगों को कितनी इंटेलिजेंस है। तो थोड़ा सोचो, थोड़ा भविष्य के हिसाब से बताओ कि I'll be very happy to see such comments. मैं सारे कमेंट्स पढ़ता तो हूं, so I'll be happy to see this and let's see तुम्हारी तरफ से क्या ओपिनियंस आते। So I hope you have enjoyed this. एक छोटे से टाइम पीरियड में मैंने तुम्हें बहुत कुछ समझा दिया, तुम्हें एक्चुअली एविडेंस समझ में आ गया, तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आ गई, ओनर्स ऑफ प्रूफ समझ में आ गया, लीगल पॉइंट समझ में आ गए। मेक श्योर दैट यू टेक एडवांटेज, और इसको जरूर शेयर करना, किसी ना किसी के बेचारे के काम आ सकता है। आइदर वेज, वन फाइनल टाइम एंड अनाउंसमेंट, ये हमारा एम फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी विद इंडिया टॉप एजुकेटर्स, इसको ज्वाइन करने का सोचो। 9 मंथ्स के लिए पेमेंट करोगे तो 9 मंथ्स फ्री मिलेगा, 12 मंथ्स के लिए 12 मंथ्स फ्री मिलेगा, 18 मंथ्स के लिए 18 मंथ्स। मेरा कोड मत भूलना, SIDLIVE, SIDLIVE। I'll be very, very happy to teach you. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.